हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि डेंसिटी है क्या। तो कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना मास कंटेन करता है, किसी फिक्स वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो लिख लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं रो इक्वल टू एम बाई वी। ठीक, रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, मास एम है यहाँ पे मास और वी है वॉल्यूम। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में या फिर फिक्स वॉल्यूम में अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया, सपोज हमने ले लिया 1 मिलीलीटर। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया तो इसमें कितने एटम्स हैं और इन एटम्स का मास कितना है, एटम्स का मास कितना है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए जो आपका डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास के। इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो जो डेंसिटी होती है वो m बाई वी के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, m बाई वी के रेशियो के बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि जो डेंसिटी वो केवल मास पे डिपेंड करेगी, नहीं होता है। जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, नहीं। जो डेंसिटी होती है वो m बाई वी यानी कि इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मास इंक्रीज़ किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, उतना ज़्यादा डेंस होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो क्या करेंगे, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो जो डेंसिटी होती है वो बताती है आपको कि कोई भी एलिमेंट या फिर कहें कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल कितना कॉम्पैक्ट है, कितना कॉम्पैक्ट यानी कि कहें कि उसके एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो अगर हम ले मैटर की 3 स्टेट्स को, अगर हम ले सॉलिड्स को, लिक्विड को और गैस को। ठीक, अब इन तीनों के लिए क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। सपोज हमने ये वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ये कोई फिक्स वॉल्यूम है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसमें मास कितना प्रेजेंट है, जिसमें जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, तो देखिए जो सॉलिड्स होते हैं इसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एटम्स के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा सा स्पेस पे होते हैं, है ना। फोर्स तो होता है लेकिन वीक फोर्स होता है इनके बीच में, इस तरीके से इनके बीच में स्पेस होगा। ठीक, लेकिन जो गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा देते हैं। अब इन तीनों के लिए वॉल्यूम तो फिक्स है। अब देखिए कि कौन कितना ज़्यादा डेंसर है। तो देखिए जो सॉलिड है इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। तो नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम है, एटम्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। एटम्स का नंबर ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो सॉलिड है इसमें जो एटम्स है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो सॉलिड है वो क्या होगा, मोर डेंसर होगा। ठीक है, जो सॉलिड होगा वो लिक्विड से भी डेंसर होगा और जो लिक्विड होगा वो गैस से भी डेंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, आपके सॉलिड्स की होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर गैस की होती है। आगे बात समझ में। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक, तो अगर हम लें लिथियम, तो देखिए इसका होता है 3। हमने क्या था देखा था, जो डेंसिटी होती है m बाई वी, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो डेंसिटी देखिए, अगर हम देखिए अक्रॉस द पीरियड, है ना, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, है ना, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटॉन्स के, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास क्या होता है, मास होता है आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मास भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी क्या देखा था, जो डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो मास इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी। ठीक, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि अगर हम देखें साइज, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो साइज भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज भी डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, जो साइज डिक्रीज कर रहा है तो जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। तो ओवरऑल क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब कहाँ तक इंक्रीज कर रही है, देखिए यहाँ पे आपके आते हैं ये सॉलिड्स, जैसे लिथियम, बेरिलियम, ये मेटल्स हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स आते हैं आपके सारे। ठीक है ना, तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या आपकी गैस है। और गैस क्या होती है, अभी मैंने बताया था सबसे लीस्ट डेंस होती है ना, तो इनकी डेंसिटी सबसे कम है। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। ठीक है, पहले इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आ रही है, आपके लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में क्या आ रही है, गैसेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा डेंसर होंगे, उसके बाद ये होंगे लीस्ट डेंस होंगे। ठीक, आगे बात समझिए, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है डेंसिटी और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ठीक, अब देख लेते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, अगर हम लें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 7, 23, 39, फ्रांसियन है ना, 39, 85, 132, 223। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो देखिए अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है ना, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, 7 to 223 है ना। तो अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, तो मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अप टू डाउन जाने पर तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, साइज भी इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। इसमें कितनी है, इसमें 2 हैं, फिर इसके पास 3 है, फिर 4 हैं, 5, 6, 7 है ना। तो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, शेल्स इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब साइज इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, जो डेंसिटी थी वो डिक्रीज करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेंसिटी फिर भी इंक्रीज ही करेगी। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वो उस रेशियो से इंक्रीज नहीं कर रहा है जिस रेशियो से आपका मास इंक्रीज कर रहा है। देखिए जो साइज इंक्रीज कर रहा है कैसे कर रहा है, यहाँ पे 2 शेल थी, यहाँ पे हुई 3, 1 नंबर से इंक्रीज करी, यहाँ पे हुई 4, 1 नंबर से इंक्रीज करी। ठीक है, तो उस रेशियो से इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन जो अगर आपका मास है तो देखिए 7 to 23, कितना ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है, 23 to 39, फिर 85, 132 है ना, 223, तो नंबर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। और लेकिन यहाँ पे जो शेल्स है उसका नंबर केवल 1 नंबर से इंक्रीज कर रहा है, तो जो वॉल्यूम है वो उस रेशियो से इंक्रीज नहीं कर रहा है जिस रेशियो से आपका मास इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, साइज को इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले इंक्रीज करती है ग्रेजुअली और फिर डिक्रीज करती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक, आगे बात समझे, तो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं MP और BP कह के बोलूँगी। ठीक है, शॉर्ट में। तो देखिए वैसे तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात आती है मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, तो वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर क्या होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर जहाँ पर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई सॉलिड है, हमने इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया, इसको हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर दिया,
तो ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर दिया तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, ये मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो जाता है। लिक्विड है आपके पास, सपोज वाटर ले लीजिए, ठीक है, तो इसको हमने हीट किया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, तो जैसे हम वाटर को हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसके बाद इसमें थोड़ी देर बाद वेपर्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो वेपर्स होती हैं क्या होती हैं, गैसियस स्टेट होती है। तो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होगा वो गैस में चेंज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आगे बात समझिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक। अब देखिए जो आपका MP और BP होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक। आगे बात समझ में, तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। तो लेते हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जो आपका MP BP होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है, कहीं पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखते पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये क्या आपके मेटल्स हैं, मेटल बोले तो ये सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या आपके नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल। तो जो आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये क्या करते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म करने की इनके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, ठीक है। और जो ये मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 and 3। तो ये तीनों क्या है, आपके मेटल है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, रिलीज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो जो सोडियम होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मैग्नीशियम 2 को, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, आपके एल्यूमिनियम के पास है, उसके बाद है मैग्नीशियम के पास, उसके बाद है किसके पास, सोडियम के पास, ठीक है। तो इसका मतलब कि एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो देखिए सपोज हमने ये लिया सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम के एटम्स हैं, इसके पास मैग्नीशियम के, इसके पास एल्यूमिनियम के। तो देखिए सोडियम क्या करेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, ये 2 करेगा, इसने 2 किए, एक एटम 2 करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर, इस तरीके से आएगा ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम का बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो सोडियम से मैग्नीशियम में सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाने पर क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो इनका MP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा।
ठीक है। एल्यूमिनियम का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है और कैटायनिक मतलब कि न्यूक्लियस पे चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा MP BP मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब अगर हम देखिए फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये बनाते हैं आपके, इनके पास होते हैं वीक बॉन्ड या फिर क्या है वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत ही वीक होते हैं इनके कंपेयर में। ठीक है, और जो ये वीक बॉन्ड होता है ये डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं और ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस आपका P4 में, सल्फर S8 में, क्लोरीन Cl2 में और आर्गन केवल सिंगल रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो ये वीक बॉन्ड है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल में। तो सबसे बड़ा साइज किसका है आपका, S8 का है ना, सल्फर का है। ठीक है, उसके बाद है आपका फॉस्फोरस का, उसके बाद है क्लोरीन का, केवल क्या है, दो ही एटम्स हैं। फॉस्फोरस के कितने, 4, सल्फर के कितने, 8, आर्गन केवल सिंगल है ना। तो सबसे बड़ा साइज किसका आपके, सल्फर का, फिर फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सल्फर की, फिर फॉस्फोरस की, फिर क्लोरीन की और फिर आर्गन की, है ना। क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे। तो अगर इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपके सल्फर का होता है, फिर फॉस्फोरस, क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर का ज़्यादा होता है, फिर फॉस्फोरस का आता है, फिर क्लोरीन का, फिर आर्गन का। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पहले इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, मैंने कहा था कि कोई भी फिक्स ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप छूट जाता है आपका सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड टाइप का होता है। तो डायमंड कितना हार्ड होता है ना, तो उसी टाइप का आपका सिलिकॉन भी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसका बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, टेम्परेचर की नीड होती है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसी वजह से इस पीरियड में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे वो सबसे ज़्यादा आपके सिलिकॉन का होगा। हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट है आपके सिलिकॉन का। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। आई बात समझ में। तो हमने अक्रॉस द पीरियड क्या देखा कि सोडियम से सिलिकॉन तक क्या हो रहा है, सोडियम से सिलिकॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर फॉस्फोरस से आर्गन तक क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इन मेटल्स में क्या होगा, केवल एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा होगा आपका सल्फर का क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सल्फर की होगी आपके नॉन मेटल्स में। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आपके मेटल हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये आपके नॉन मेटल हैं और जो सिलिकॉन है ये आपका मेटलॉइड। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका डाउन द ग्रुप। सेकंड देखते हैं आपका डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है, तो देखिए हमने क्या देखा था कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है ना। ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है ना। अब सपोज क्या है, आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, सबसे नीचे है कोई एलिमेंट जिसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो एटम्स होंगे उनका साइज इतना बड़ा होगा। सपोज इनका इतना बड़ा साइज है, इस एलिमेंट के एटम्स का साइज बहुत बड़ा है ना, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है। अब क्या होगा कि ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को तो रिलीज कर लेंगे, मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज कर लेंगे क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली निकल ही जाएगा।
ठीक है। लेकिन क्या होगा, हम क्या देखते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ देखते हैं ना। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ वो वीक हो जाएगा, क्योंकि शेल्स इंक्रीज कर रही हैं और जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो अट्रैक्शन है इस वाले न्यूक्लियस के साथ वीक हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस वाले न्यूक्लियस के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ वीक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, शेल्स इंक्रीज कर रही है, न्यूक्लियस का चार्ज इजीली इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो गया, लेकिन क्या होगा, इन न्यूक्लियस के साथ इसका जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाएगा, वीक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्या है, सेल्स इंक्रीज कर रही है और न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। और हमने क्या देखा था, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक, आ गई बात समझ में। तो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा सिलिकॉन तक, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, आगे बात समझ में। तो चलिए ठीक है, ये हमने देख ली कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इस कंपाउंड का या कहें इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेचर क्या होगा, वो केमिकली कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम दो टाइप से स्टडी करते हैं। एक होता है आपका एसिडिटी, एक होता है बेसिसिटी। अब ये क्या होता है, तो एसिडिटी यानी कि जो आपके एसिड्स होंगे और बेसिसिटी यानी कि जो बेस होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल ए भी कोई मॉलिक्यूल है, दो एलिमेंट्स ने क्या किया है, कंबाइन किया है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर क्या करता है, H2O के साथ रिएक्शन करने पर H+ आयन देता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H+ आयन देता है, तो वो होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो होते हैं आपके एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H+ आयन देते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब ये बेस क्या होते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर क्या करे, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या करे, OH- आयन दे। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया और OH- आयन दिया, तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, यानी कि वो होंगे आपके बेस। तो बेस क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करने पर। एसिड्स क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करने पर। इतनी बात है समझ में। तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये ए बी है क्या। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये कोई एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये दे देता है, ये बना लेता है ऑक्साइड। एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये आपका कोई ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, ये क्या है, एसिडिक नेचर का है या फिर ये बेसिक नेचर का है, ये हमने देखना है। ठीक है, इस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी को देखना है, ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H+ देता है या फिर OH- देता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा था, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में क्या होता है आपके मेटल्स, ठीक, और राइट में होते हैं आपके नॉन मेटल्स, है ना। इस साइड होता है आपके मेटल, उस साइड होता है आपके नॉन मेटल। ठीक, तो अगर मेटल्स क्या करें, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें। ठीक है, ये वाई क्या है, यहाँ पे कोई भी मेटल है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, है ना। तो कोई भी जब मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और जो नॉन मेटल होगा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बनाएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब क्या होता है, जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं आपकी एसिडिक नेचर के। आई बात समझ में। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक, अब कैसे देते हैं, तो चलिए देखते हैं।
सपोज हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की, तो सबसे पहले आता है आपका Na2O। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आपका सोडियम क्या है, मेटल, इसने क्या किया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये बना दिया आपका मेटल ऑक्साइड। अब अगर ये क्या करेगा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा यहाँ से आपको, ये देगा आपका 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन दे दिया। इसका मतलब जो आपके मेटल ऑक्साइड है, जो ये आपका Na2O है, ये क्या है बेसिक नेचर का है, एक बेस है ये, ठीक, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहा है आपको बेस दे रहा है, NaOH दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। ऐसे अगर हम लें CaO को, तो कैल्शियम क्या है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो यानी कि आपका मेटल ऑक्साइड है। ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है आपको CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये क्या आपका मेटल जिसने वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपको बेस दिया है। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड हैं CaO है, Na2O है और जो बाकी हैं वो सारे आपके क्या होंगे बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है, बेसिक नेचर के होंगे क्योंकि आपको H2O के साथ रिएक्शन करने पर OH माइनस आयन दे रहे हैं। आई बात समझ में, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हमने क्या देखा था वो H+ आयन देते हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम लें NO2 को, ठीक है, नाइट्रोजन क्या आपका नॉन मेटल गैस है ना, तो ये नॉन मेटल, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया बना दिया नॉन मेटल ऑक्साइड। अब अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देगा आपको, यहाँ से देता है आपको HNO3, क्या देगा HNO3, ये क्या आपका नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब यहाँ पे एसिड फॉर्म हुआ है, तो NO2 ने क्या किया है H2O के साथ रिएक्शन करने पर आपको एसिड दिया है। इसका मतलब जो नॉन मेटल हैं वो क्या होंगे एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है, HNO3 + H+, ठीक है। तो क्या होगा जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में अच्छे से घुसा देना अपने। तो अगर हम ट्रेंड देखें कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर, अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके एसिडिक। तो सबसे लेफ्ट में क्या होते हैं आपके मेटल्स, सबसे लेफ्ट में मेटल्स, राइट में आपके नॉन मेटल। तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो रही है बेसिसिटी, जो आपके सबसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है, वो क्या होंगे मोर बेसिक होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगी, जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी और एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि राइट में क्या है सबसे आपके एसिडिक एलिमेंट्स हैं और सबसे लेफ्ट में क्या आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं। आई बात समझ में, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिसिटी डिक्रीज करती है, एसिडिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात करें तो हम क्या देखते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। देखा था ना हमने लास्ट क्लास में, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किया तो हमने क्या देखा था, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किया तो बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है इसी वजह से, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड सारे क्या होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, इसी वजह से क्या होगा जो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी और एसिडिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिसिटी डिक्रीज करती है, एसिडिटी इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम मूव करने पर बेसिसिटी
इंक्रीज़ करती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और एसिडिटी डिक्रीज़ करती है। ठीक, आया समझ में? तो चलिए ठीक है। अब सेकंड देखते हैं आपका हाइड्राइड। अभी हमने क्या देखा था? ऑक्साइड। सेकंड आ रहा है हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे तो वो देते हैं आपके हाइड्राइड्स, वो बनाते हैं आपके हाइड्राइड्स। ठीक है, जैसे ऑक्साइड का क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एलिमेंट, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, अब इस हाइड्राइड के नेचर देखते हैं, ये एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का। ठीक है, तो अगर ये क्या हुआ, जो वाई है ये अगर होगा आपका मेटल, ठीक है, अगर वाई मेटल हुआ तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड, है ना। और अगर ये नॉन मेटल हुआ, ये जो वाई है ये अगर क्या हुआ? नॉन मेटल हुआ, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? नॉन मेटल हाइड्राइड। ठीक, मेटल हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब देखते जो आपका मेटल हाइड्राइड है इसके नेचर क्या है? एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का? तो देखिए मेटल हाइड्राइड में क्या होगा? सपोज हमने लिया NaH, Na क्या आपका? एल्काइली मेटल, इसने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो ये हो गया आपका मेटल हाइड्राइड। अब अगर ये मेटल हाइड्राइड H2O के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? ये देगा यहाँ से Na पॉजिटिव, H2 गैस, और थर्ड देगा OH माइनस। क्या रिलीज़ हुआ है? OH माइनस आयन। तो हमने क्या देखा था? जो भी क्या करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करके OH देंगे तो वो क्या होंगे? आपके बेस होंगे। तो मेटल हाइड्राइड ने H2O के साथ रिएक्शन करके क्या दिया? OH दिया। तो इसका मतलब जो मेटल हाइड्राइड्स होंगे वो क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। क्या होंगे? बेसिक नेचर के। ठीक है, अब अगर हम कहें नॉन मेटल हाइड्राइड की, तो नॉन मेटल हाइड्राइड जैसे कि हमने लिया HCl। अब अगर HCl H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? देखिए जो Cl है वो नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो नॉन मेटल हाइड्राइड। H2O के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या देगा? यहाँ से ये देगा आपको Cl माइनस, से क्या देगा? H3O पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन से लेगा तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा H प्लस H2O। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटल हाइड्राइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दिया है? H प्लस दिया है। तो जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं? आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड्स होते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल हाइड्राइड क्या आपका? एसिडिक नेचर का है। आगे बात समझ में? मेटल हाइड्राइड क्या होंगे? बेसिक, नॉन मेटल हाइड्राइड एसिडिक होंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर क्या होगा? देखिए लेफ्ट में क्या आपके मेटल्स है, तो जो मेटल के हाइड्राइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और राइट में क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं, उनके हाइड्राइड के होते हैं एसिडिक। ठीक है, एसिडिक नेचर के होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं? मेटल कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और एसिडिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि क्या कर रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और नॉन मेटल के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। आई बात समझ में? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी, किसकी? हाइड्राइड की। और सेम ये किस में था? ऑक्साइड्स में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑक्सी एसिड्स। तो थर्ड आती है ऑक्सी एसिड। तो देखिए यहाँ पे एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी की हम कोई भी बात नहीं करने वाले, देखेंगे कि जो भी आपके पास कंपाउंड है वो मोर एसिडिक है या फिर लेस एसिडिक है, लेकिन बेसिसिटी की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करे तो वो देता है आपको ऑक्सी एसिड। ठीक है, एलिमेंट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे जो वाई है इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये देगा आपको ऑक्सी एसिड। ठीक है ना, अब देखिए जो ये एसिड है, तो किसी भी एसिड की एसिडिटी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, वो देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। ठीक है, तो क्या होता है? जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी
एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करी तो एसिडिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक, अब देखते हैं कैसे। अगर हमने देखा कि जो Y है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। YOH कोई एसिड है जिसमें Y क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ये तीनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। फ्लोरीन पे सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ़ोन करके इसको याद रख लेना, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो Y है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है उसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से ले या तो यहाँ से ले। तो अगर यहाँ से लेगा तो Y तो देने से रहा, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जहाँ पर भी आपका जो भी कंपाउंड क्या करता है, H प्लस को देता है, वो होता है आपका एसिड। क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो इस Y ने क्या किया है, इस एसिड ने क्या किया है, इस ऑक्सी एसिड ने क्या किया है, H प्लस को दिया है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो Y है ये एसिडिक नेचर का होगा, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, हमने बात करी कि ये जो Y है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वाली क्लास में क्या देखा था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो कौन होते हैं आपके, वो होते हैं नॉन मेटल्स। कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो Y है वो क्या है, यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्सी एसिड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, H प्लस आयन को देते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब अगर हम सेकंड लें, जो Y है वो क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने क्या देखा था मेटेलिक नॉन मेटेलिक वाली क्लास में, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं क्या होते हैं आपके, मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी पहले उसको देख के आइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स मेटल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि Y क्या है, यहाँ पे कोई मेटल है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब तो इसके पास खुद ही एक्सेस है, क्यों लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ऑक्सीजन तो दे नहीं रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसके पास एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, Y क्या करेगा, ये मेटल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। पुल करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको भी शांत होना है तो इनको क्या करेगा, पुल करेगा। तो पुल करते ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा आपको OH माइनस आयन, ठीक। तो हमने क्या देखा, इस मेटल के ऑक्साइड में ने, इस मेटल के ऑक्सी एसिड ने क्या दिया है, OH माइनस आयन दिया है। इसका मतलब कि क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नहीं कहेंगे, सॉरी बेसिक नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेस एसिडिक है। क्या ये, लेस एसिडिक, और ये क्या होगा, मोर एसिडिक। जो H प्लस देगा वो मोर एसिडिक होगा और जो OH माइनस आयन देगा वो होगा आपका लेस एसिडिक। इतनी बात है समझ में। तो हमने क्या देखा, जो नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड होते हैं वो मोर एसिड होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में क्या, लेफ्ट राइट, हाँ, पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स। और पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में क्या होते हैं, लेफ्ट में क्या होता है, लेस एसिडिक होते हैं आपके ऑक्सी एसिड, ठीक है। मेटल की वजह से लेस एसिडिक होते हैं और नॉन मेटल की वजह से मोर एसिडिक होते हैं। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए ठीक है। अब अगर हम देखें कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा,
तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। हमने देखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि क्या करता है, एटम का साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये हमने देखा भी था कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, जो मेटल के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके लेस एसिडिक होते हैं ना, लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, जो एसिडिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी एसिडिटी। कब, अप टू डाउन। ठीक है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, जो एसिडिटी होगी वो इंक्रीज करेगी क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक के जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो मोर क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। तो अप टू डाउन लेस एसिडिक होंगे, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट मोर एसिडिक होंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका हाइड्रोक्साइड। दोनों थोड़ा सिमिलर ही है। हाइड्रोक्साइड, तो जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या होते हैं, जब कोई भी मेटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने ऑक्सी एसिड में भी देखा था, लेकिन ऑक्सी एसिड में कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसकी बात करें मेटल में, मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करें, यानी कि कोई भी मेटल है और इसके साथ है OH ग्रुप। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो क्या होता है आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन हमें पता है कि क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सेम वही ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके पास मेटल के पास क्या पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो देने से रहा, तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका मेटल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा आपको OH माइनस आयन। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं वो मोर बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, मोर बेसिक। क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इजीली OH को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है, एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल और एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं मोर बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिक होंगे, लेकिन अगर हम बात करें जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं जो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो देने से रहा है ना, क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव, यानी कि जो आपके नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक या फिर कहें लेस बेसिक। क्या कहेंगे, लेस बेसिक। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। क्या करती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा मोर बेसिक होंगे आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल और आपके एल्कैली मेटल, और पीरियोडिक टेबल के जो सबसे राइट साइड में आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे। क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो चलिए ठीक है, अब अगर हम देखें अप टू डाउन, क्या देखें, अप टू डाउन, अप टू डाउन, तो देखिए अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी, यानी कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है ना। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं
कि अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। अभी हमने क्या देखा था, जो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो मोर बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि ईजिली OH माइनस आयन दे देते हैं। ठीक है, तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं मोर बेसिक होते हैं, इसी वजह से अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी, बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज़ करेगी, किसकी, हाइड्रोक्साइड्स की, और अप टू डाउन जाने पर बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब लास्ट जो चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी कि NP रेशियो। अब जो NP रेशियो होता है वो क्या बताता है, वो बताता है हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। ठीक है, N है यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर, P है प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो देखिए, अगर NP रेशियो की वैल्यू अगर आती है आपकी 1 या फिर कहें 1 to 1.5, अगर NP रेशियो की वैल्यू 1 से लेकर 1.5 तक आती है तो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन अगर NP रेशियो की वैल्यू अगर आती है मोर देन 1.5 तो जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो होगा आपका अनस्टेबल। तो ऐसा क्यों, तो देखिए हमें पता है जो एटम है उसके सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम सपोज करें कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो ही ना, तो क्या होगा, तो इन प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सेम चार्ज है प्रोटॉन्स का, तो क्या होगा, इनके बीच लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए, इसके रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इन प्रोटॉन्स के बीच के अट्रैक्शन को क्या करते हैं, वीक करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस को रखते हैं स्टेबल, न्यूक्लियस को रखते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना, जैसे कि आपका कोई न्यूक्लियस है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ये लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया, ये है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में न्यूट्रॉन्स आ गए जिसको न्यूट्रल करने के लिए। ठीक, तो आइडियली हम क्या मानते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर सेम होगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर न्यूक्लियस में सेम चार्ज होगा, सेम नंबर होगा प्रोटॉन्स का भी और न्यूट्रॉन्स का, तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रॉन के नंबर के से मैच नहीं करेगा, दोनों के नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा। अगर देखिए प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया तो इनके बीच लड़ाई होगी, न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया तो इनके बीच लड़ाई होगी, है ना। तो अगर सेम नंबर हुआ या फिर कहें अप्रॉक्सीमेटली सेम हुआ, ठीक है, लगभग सेम हुआ, तो स्टेबल होगा। और अगर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर में, तो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है, सोडियम में प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, 11 और न्यूट्रॉन्स का नंबर है 12। ठीक है, प्रोटॉन्स का 11, न्यूट्रॉन्स का आपका 12। तो जो इसकी NP रेशियो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी 12/11 1.1। ठीक है, पोटेशियम को देखिए, इसका प्रोटॉन का नंबर है 19 और न्यूट्रॉन्स का नंबर है 20। NP रेशियो 1.1, यानी कि जो आपके सोडियम और पोटेशियम है ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इनको न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो यूरेनियम है, इसमें प्रोटॉन्स का नंबर देखिए 92, न्यूट्रॉन्स का नंबर देखिए 144, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ना। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखेंगे इनका, तो इनका रेशियो आता है आपका मोर देन 1.5 से भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यूरेनियम होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक, तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो अप टू 20 तक, कैल्शियम तक की जितने भी एलिमेंट्स है ये हैं आपके लाइट एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये, लाइट एलिमेंट्स।
कैल्शियम तक के भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखिए जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर है 20, है ना, 20 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 40, एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन का नंबर 20 है तो न्यूट्रॉन का नंबर भी 20 होगा ना, तो तभी तो आएगा 40, है ना, तभी आएगा आपका 40, ठीक है। तो 20 और 20 यानी कि यहाँ पे अगर हम NP रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 1, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर रेशियो देखेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब जो कैल्शियम है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक। लेकिन जो कैल्शियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं आपके अनस्टेबल, क्योंकि उनके NP रेशियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो कैल्शियम के बाद जो भी आपके हैवी एलिमेंट्स होंगे, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है। इसी वजह से जैसे कि यहाँ पर है यूरेनियम, ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है इसलिए रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर जो आज पूरा हो गया, ठीक है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, वहाँ पे हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।